चलिए देखिए, प्राप्तम उदकम यम, ठीक, ये हमारा लौकिक विग्रह हुआ। अलौकिक विग्रह इसका क्या हुआ? प्राप्त अम उदक अम। अनेकमन्य पदार्थ है, इससे बहुव्रीहि समास हुआ। और जब समास होगा तब क्या होता है हमारा? लुक हो जाता है, तो अम का लोप हो गया, इधर भी अम का लोप हो गया, बना क्या? प्राप्त उदक। अप्राप्त उदक बना। अब यहां पे तो में अ है, इधर उ है, तो कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी? गुण। पूर्ण संधि। गुण संधि हो गई, तो क्या बन गया? प्राप्तोदक। प्राप्तोदक बन गया। अब प्राप्तोदक क्या है? इसका कौन सी विभक्ति में बना रहा? फिर हम दोबारा से इसका कृत तद्धित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा करके सु प्रत्यय लाया, और सु को सकार को ऋतु विसर्ग हो गया। पुल्लिंग में सकार को ऋतु विसर्ग हो जाता है, तो प्राप्तोदक। प्राप्तोदक बनेगा। अब प्राप्तोदक बना। अब आप कहोगे सर वहां तो प्राप्तोदको लिखा है, क्यों? क्योंकि उसके आगे ग्रामः शब्द लिखा है। अब आप लोगों ने संधि पढ़ी होगी ना, हसीचा, हस प्रत्याहार परे रहते उत्त हो जाता है। विसर्ग को विसर्ग को पहले तो रू हुआ, रू को ऊ हो गया। अब जब ऊ हो गया तो फिर हमारा क्या? देखो कैसे, हस प्रत्याहार हा या वार ला य म ग ड न, तो य म ग ड न झ ब घ ड द ज ब ग ड द, जब ग आया ना ग, तो ग आएगा, ग्रामः का ग आ गया। इसके कारण क्या हो गया? यहां पर विसर्ग को ऊ हो गया, तो फिर ये हमारा विसर्ग संधि हम लोगों ने पढ़ा था, क में क में अ है, तो गुण हो गया, तो क्या बन गया? प्राप्तोदको। आ गया समझ में? प्राप्तोदको ग्रामः। तादृशः ग्रामः यस्य उदकः यत्र यत्र उदकम उदकम प्राप्तः वा उदकः, हाँ, उदकम प्राप्तम। उदक शब्द जो है वो जल का है, तो उदक शब्द नपुंसक लिंग में होना चाहिए, परंतु यहाँ पर ग्राम के विशेषण विशेष्य के कारण ये एक पुल्लिंग में हो गया। ठीक, चलिए आगे। ऐसे ही तृतीया में भी बनेगा। ऊढ़, ऊढ़ रथो अनडवान, ऊढ़ रथो अनडवान। हाँ, ऊढ़ो रथो ये न। अब यहां पे तृतीया में ये न आ गया। ऊढ़ो रथो, ऊढ़ रथ ये न, जिसने रथ को ऊढ़ लिया है। ऊढ़ने का मतलब क्या होता है? चढ़ गया। उड़ने का मतलब उस पे रथ पे चढ़ गया है। हाँ, और वो ऐसा कौन? अनडवान, जिसने रथ चलाया हो। हाँ, मतलब रथ पे चढ़ करके चलाया है, ऐसा। तो ऐसा, हाँ, इसमें ऐसे अर्थ में कौन हुआ आपका? तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। वही है, ऊढ़ा रथा, ऊढ़ो रथो, बस बिल्कुल कोई बात ही नहीं है इसमें। ऐसे चतुर्थ्यम, चतुर्थ्य में उपहृत पशु रुद्र, उपहृत पशु यस्मय, जिसको पशु पशु हार दिया गया हो। मतलब उपहृता पशु यानी कि उपहृत मतलब क्या होता है? जिसने पशु को ले लिया हो। मान लो आप हार गए, तो उसने पशु आपसे ले लिया, ऐसा। ठीक है, उपहृत पशु यस्मई। ऐसे ही पंचमी में क्या बनेगा? उद्धृतोदना स्थाली, उद्धृत ओदनो यस्याह। अब स्थाली शब्द है, तो स्थाली किस लिंग में? स्त्रीलिंग में है, इसीलिए यहां पर यस्याह आया। यहां पर कौन से? पंचमी विभक्ति। स्त्रीलिंग में एक बात याद रखना हमेशा, हलंत शब्द हो या आपके स्त्रीलिंग शब्द हो, पंचमी और षष्ठी एक ही होते हैं। यस्याह यस्याह एक वचन में। हलंत में तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक तीनों में पंचमी षष्ठी एक ही होगा। मैं आपको शब्द रूप जब बताऊंगा ना,
तब देखना छोटी छोटी ट्रिक्स है, शब्द रूप कुछ नहीं है। आपने अगर उसको दिमाग में बैठा लिया तो आप कोई भी शब्द बोलोगे ना, कोई भी शब्द, सारे शब्दों का रूप खुद से बना सकते हो। ठीक है, वो चीजें अभी शब्द रूप जब करवाऊंगा तो फिर बताऊंगा। तो उद्धृत ओदनो यस्याहा, ये बन गया। तो यहाँ पे पंचमी आ गया। षष्ठी में ये आप लोग बहुत बार प्रयोग करते हो, पीताम्बरा प्रयोग करते हो ना। पीताम्बरा कौन? भगवान विष्णु। तो ऐसा है, उद्धृता, जिस बर्तन से भात निकाल लिया गया हो, ऐसा बोलते हैं उद्धृतोदना स्थाली। उद्धृतोदना स्थाली मतलब जिस थाली से चावल निकाल लिया गया हो। अब कोई ऐसा है, मैं हमारे मान लो, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मुझे शुगर नहीं हुआ है, मेरे साथ मेरा एक दोस्त गया। अब आप लोगों में से किसके किसके घर पे जाएं? चलो जेके के घर पे जाते हैं। जेके के घर पे गए, नहीं जेके अभी हॉस्टल में रहते, शिवेशपति जी के घर पे गए। वहां पर गए, अब क्या किया, मेरे थाली में चावल डाला, उसके थाली में चावल नहीं डाला क्योंकि उसको शुगर है, डायबिटीज है। तो उद्धृत ओदनास थाली, ठीक है, चावल निकाल लिया गया, ऐसा। हाँ शिवेशपति जी कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं। नहीं, ठीक है। आप मेरे थाली से भी चावल मत निकाल लेना, मुझे डायबिटीज नहीं है। षष्ठी के अर्थ में मैं पीताम्बरा। चावल नहीं खाता हूँ। आप नहीं खाते हो? नहीं। चलिए चलिए चलिए, आपका फिर आपके थाली से चावल निकाल लिया जाएगा, तो आपका थाली कैसा होगा? उद्धृत ओदनास थाली। चलिए आगे। जब हम चावल लेंगे नहीं तो निकालेगा कौन? हाँ हाँ, तो वही निकाल लिया गया है, मतलब चावल है ही नहीं। मेरे घर क्यों नहीं आए? क्योंकि आप आर्य समाज, आप गुरुकुल में रहते हो ना, इसलिए। पीताम्बरा हरि, पीताम्बरः, पीतानि अंबरानि यस्य, यस्य अंबरानि कीदृशानि पीतानि। तो इसका हुआ जिसके पीले कपड़े हो। तो यहां पर कौन सी विभक्ति, कौन सा यस्य? यस्य अर्थ में षष्ठी, षष्ठी अर्थ में हुआ। ऐसे ही वीर पुरुष को ग्रामः, वीराः पुरुषाः यस्मिन्, जिसमें वीर पुरुष है। इस प्रकार सातों विभक्तियों में ये आपका यत शब्द लगा करके सातों विभक्तियों में इसके बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? हरिओम, हरिओम। जी। हाँ, समझ में आ गया। अब आते हैं प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो च उच्चोत्तर पदे, वाच्यो वाच्योत्तर पदे लोप प्रपर्त्य प्रपर्ण। अब ये इतने इंपोर्टेंट नहीं है। मतलब देखिए, प्र आदि से पर धातु में ज पद का, अर्थात जो धातु से बना हुआ शब्द है, तदंत अन्य पद के साथ समास होता है और उसके उत्तर पद का भी लोप होता है। जैसे प्रपतितानि पर्णानि यस्मात्, प्रपतितानि, एक तो होता है पतितानी, प्रपतितानी। हाँ, जिसके पत्ते गिर चुके हो, ऐसा पेड़ जिसके पत्ते गिर चुके हो, पूरे पत्ते गिर चुके हो। हाँ, यहां प्र से पर धातु के साथ, पर धातु से सिद्ध पतित शब्द है, तदंत प्रपतित शब्द बना, पर्ण के साथ समास हुआ, तो प्रपतितानी पर्णानी यस्मात्, पंचमी विभक्ति में बन गया प्रपर्ण, प्रपर्ण, प्रपर्ण वृक्ष, ऐसा प्रयोग कर सकते हो। प्रपर्ण वृक्ष मतलब इसके पत्ते गिर चुके हैं, ऐसा। नय, अब यहां पर एक और वार्तिक लगाए। नयो अस्त्यर्थानाम वाच्यो वाचोत्तर पद लोपा अविद्यमाना पुत्र अपुत्र। अब देखो, न पुत्र अपुत्र, वहां तो नए तत्पुरुष समास किया है, परंतु यहां पर अपुत्र, देखिए, नए से पर विद्यमानता अर्थ के वाचक जो पद हो, तदंत का अन्य पद के साथ समास और उत्तर पद का, अर्थात विद्यमानता अर्थक पद का लोप होता है। जैसे अविद्यमान पुत्रो यस्य, जिसका पुत्र ना हो,
उसको बोलते हैं अपुत्रः। यहां नए से पर विद्यमान अर्थ का वाचक विद्यमान शब्द है। ठीक है, क्या विद्यमान शब्द है ना जो पुत्र, तो शब्द है तदंत अविद्यमान पद का पुत्र इस अन्य पद के साथ समास और उत्तर पद विद्यमान का लोप हो करके क्या बनता है हमारा अपुत्र। जैसे हम बोल सकते हैं एषः अपुत्रः, मतलब एषा अपुत्रा महिला, अपुत्र महिला मतलब उसका उसके उसके पुत्र विद्यमान नहीं है। ठीक है ना, ऐसा ये सूत्र आता है। इसमें से एग्जाम में जो होता है ना, एग्जाम में इन सब में से पूछा जाता है। किसमें से? चित्रगुहु, रूपवद भार्या, वामोरु भार्या, ये सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये इसीलिए ये सूत्र है, स्त्रियाः पुंबद भाषित पुंसकाद अनुंग समानाधिकरणे स्त्रियां अपूर्णी प्रियादिषु, ये सूत्र है। स्त्रियाः पुंबद भाषित पुंसकाद अनुंग समानाधिकरणे स्त्रियां अपूर्णी प्रियादिषु। हाँ, इसका ये सारा चीज मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं सीधा अर्थ बताता हूं आपको। प्रवृत्ति निमित्त समान होते हुए जो उक्त पुंस शब्द उससे पर उंग प्रत्यय जहां ना हो, ऐसे स्त्रीवाचक शब्द का पुंवाचक के समान रूप होगा। समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद परे रहते, पूर्णी संख्या और प्रिया आदि शब्द परे रहते न हो। अच्छा, ये याद आया मुझे इसी से ही, जेके जी ने एक प्रश्न पूछा था मुझसे, उसी को खोजते हुए मेरे को ये रूपवद भार्या, ये इसकी सिद्धि के बारे में मैंने ये पढ़ा था। बहुव्रीहि समास हुआ, हाँ रूपवती भार्या, ऐसा। तो रूपवती भार्या क्यों नहीं बना, यहाँ पे रूपवद भार्या क्यों बना, तो इसके बारे में भी इसमें बताया गया था। तब ये क्या है ये आपको बताऊंगा। इससे पहले आप एक बात बताओ, अभी तक जो पढ़ाया है पूरा वो समझ में आया क्या? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? कोमल जी, जी महोदय जी। समझ में आया है? मुझे आपसे पूछना है क्वेश्चन, लेकिन कैसे तो पूछूं? आप अलग से टाइम लगते ही नहीं हो। नहीं तो पूछो ना, क्वेश्चन तो पूछो। क्या अभी तो जो आपने पढ़ाया वो समझ में आ गया है। हाँ, इससे फिर पहले वाला इससे पहले वाला कुछ समझना है। कौन सा पहले वाला? कौन सा? नहीं, आप अलग से टाइम रख लो ना। अलग से टाइम उसमें चल, हाँ, चलो उसमें 3 बजे। सिर्फ अपने डाउट क्लियर करेंगे। हाँ, तो ये आपका आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। डाउट होता है तो फिर बोलो ना, चैट में लिख दिया करो, तो फिर मैं टाइम ले लूंगा, अलग से रख लूंगा, कोई बात नहीं, उसका कुछ नहीं है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं केवल बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, आप सुन लोगे, और आप अगर यहाँ पे ही डाउट नहीं रखोगे तो फिर क्या है, मुझे भी नहीं पता लगेगा। मैं तो सोचता हूँ समझ में आ रहा है, हाँ, लेकिन मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, जिसका बेस क्लियर ना हो उसके लिए ये कठिन हो जाता है। बेस अगर अच्छा है ना तो फिर ये सब कुछ नहीं है, लेकिन बेस मजबूत होना चाहिए। जो व्याकरण पहले पढ़ा हो, सूत्र वगैरह पढ़ा हो, प्रक्रिया जानता हो कि कहाँ पर क्या होता है, तब उसके लिए कोई कठिन नहीं है। लेकिन आप लोगों से बहुत से लोग नहीं जानते, तो थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं सरल करके ही बता रहा हूँ। तो जहां ना आए वहां पूछ लिया करो, ठीक है? चलो अब जी। एक्स्ट्रा टाइम भी रख लेंगे कोमल जी आपके कहने पे, ठीक। चलिए, तो यहां देखिए ये क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है ये सूत्र, कि प्रवृत्ति निमित्त समान होते हुए जो उक्त पुंस का मतलब क्या होता है? उक्त पुंस्क मतलब पुंस क्या कहते हैं आपको पुल्लिंग के लिए, ठीक है? मतलब पुल्लिंग कहा जाना हो, शब्द उससे पर ऊंग प्रत्यय जहां ना हो, ऊंग प्रत्यय नहीं होना चाहिए, ऐसे स्त्रीवाचक शब्द का पुंवाचक के समान,
यानी कि स्त्रीवाचक शब्द, जैसे भार्या शब्द है तो भार्या का पुल्लिंग के समान रूप बनेगा, भार्यः भार्यौ भार्याः, भार्यम भार्यो भार्यान, भार्येन भार्याभम भार्यैः, ऐसा रूप बन जाएगा। जबकि स्त्रीलिंग में बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था, भार्या भार्ये भार्याः, भार्याम भार्ये भार्याः, ऐसा रूप बनना चाहिए था, परंतु पुल्लिंग में बन जाएगा। ठीक है, तो वो पुंवाचक हो जाएगा, पुंवाचक के समान रूप होगा। समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद परे रहते, समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद परे, पूर्णी संख्या प्रिया आदि शब्द परे रहते। अब पूर्णी संख्या और प्रिया आदि शब्द परे रहते होगा। अब ये देखिए, सूत्र स्थित भाषित पुंसकाद का अर्थ पहले उक्त पुंसकाद कर फिर वृत्ति में तुल्य प्रवृत्ते निमित्ते यद यदुक्त पुंसकम, यह कहकर स्पष्ट किया। भाषित पुंसक का लक्षण अजंत नपुंसक लिंग में तृतीयादिशु भाषित पुंसकम पुंवद गालवस्य। इसमें बहुत विस्तार है, छोड़ो इन सब बात को। बस भाषित पुंसक का मतलब क्या है, जो पुल्लिंग को कहना चाह रहा हो, मतलब स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग का बोलना चाह रहा हो, उसके लिए होता है भाषित। ठीक है, अभी आपको एक समझ में आ जाएगा, उदाहरण से मैं समझा दूंगा। पूर्णी संख्या तद्धित में आती है, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये जैसे पूर्ण प्रत्यांत हम लोग प्रयोग करते हैं ना, प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ऐसे वो पूर्ण प्रत्यांत होता है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो वो संख्याओं में आती है। ठीक है, चित्रगुह, अब देखिए चित्रगुह शब्द बना है, चित्रा गावो यस्य, चित्र रंग बिरंगी गाये जिसकी हो, अब जिसकी रंग बिरंगी गाये हो, ऐसा। जहां चित्रा और गौ इन प्रथमांतों का षष्ठी विभक्ति के अर्थ में अनेकमन्य पदार्थ, इससे समास हो गया। प्रातिपदिक सुप का लुप, अब तब सूत्र बना स्त्रियावाचक चित्र, चित्रा पद से पुंवद भाव होने के कारण स्त्रिया टाप प्रत्यय हटा करके चित्र बन गया, क्योंकि भाषित पुंसक है, ओंग इसमें नहीं है, इसीलिए गो रहा। और गो स्त्रियोपसर्जनम, परे गो उत्तर पद न पूर्णी संख्या है ना तो प्रिया है, तो इसलिए गो स्त्रियोपसर्जन से ह्रस्व हो गया। एक विभक्ति चापूर्व निपात से नियत विभक्ति होने के कारण गो शब्द उपसर्जन संज्ञक उपसर्जन हो गया, चित्र यह उकारांत शब्द। अब देखिए कैसे करना है, आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं। ये है व्हाइट बोर्ड, दिख रहा है ना आप लोगों को? चित्रा गावो यस्य, जिसकी चित्र हो, चित्रा मतलब विचित्र, गो शब्द स्त्रीलिंग में होता है, तो इसीलिए आया चित्रा गावो यस्य। अब यहां पर चित्रा गावो यस्य, लेकिन बोला किसको जा रहा है, जैसे मान लो मेरे पास में गाय, चलो मेरे पास छोड़ो, हाँ अभी आपके में से किसी के पास में गाय रखते हैं, अभिषेक जी है, अभिषेक जी गाय पालते हैं, हाँ वो हो गए गोपा। ठीक है, गोपा, अब गोपा है वो, हाँ गाव मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ग्वाले हैं, वो गाय पाल रहे, उनके पास में रंग बिरंगी गाय है। तो अब क्या है, चित्रा गावो यस्य सह अभिषेक, बोला किसको जा रहा है, पुल्लिंग के लिए बोला जा रहा है, पुल्लिंग के लिए। उक्त भाषित क्या है, पुंसक है ना, पुल्लिंग है, क्योंकि अभिषेक क्या है, अभिषेक तो पुल्लिंग है ना, आ रहा है समझ में? जी। तो ये जो है वो पुल्लिंग है, उनके लिए बोला जा रहा है, इसीलिए बोलते हैं उक्त भाषित पुंसक, इसे ही बोलते हैं भाषित पुंसक। ठीक है, चित्रा गावो यस्य, अब इसमें आया तो विभक्ति का लोप करके चित्र, चित्र गो, गो बनेगा, विभक्ति का लोप हो जाएगा, हाँ मतलब चित्रा गो बनेगा। अब चित्रा शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग में,
तो स्त्रीलिंग में ये जो सूत्र क्या बोलता है, देखिए ये सूत्र बोलता है स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय को छोड़ करके, एक स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय भी आता है, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी प्रत्यय लगे हो, टाप हो, गीप हो, गीस हो, गीन हो, ये सारे प्रत्यय टाप डाप डाप जितने भी है, हाँ, वो सभी प्रत्ययों में क्या होगा आपका पुंबद भाव हो जाएगा, यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा। तो टाप प्रत्यय का लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, चित्र, चित्र गो। अब ये गो है तो गो का क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। क्यों ह्रस्व हो जाएगा, क्योंकि बोला ये आपका, इसमें एक एक मिनट रुकिए, कौन सा सूत्र था, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। तो नपुंसक कहां से आ जाएगा इसमें, नपुंसक नहीं है ना, ये पुल्लिंग के बाद चल रहा है, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य नहीं लगेगा। चित्रा, देखो चित्र शब्द बना क्योंकि भाषित पुंस के उंग इसमें नहीं है, और समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद गो परे है, उत्तर पद पूर्णी संख्या नहीं है और ना तो प्रिया है, तो उत्तर पद के गो स्त्रियोपसर्जनस्य ये आया, गो स्त्रियोपसर्जनस्य, उपसर्जन संज्ञा होती है ना, गो और स्त्रियो, इसका स्त्रियों मतलब जो स्त्री स्त्रीलिंग प्रत्यय का जो होगा, स्त्रीलिंग प्रत्यय या कुछ और है इसमें, हाँ, उनका उपसर्जन हो जाता है। तो इससे ये हो गया आपका ह्रस्व हो गया, गो को ऊ को ह्रस्व हो गया, और एक विभक्ति चाव नियत विभक्ति होने के कारण गो शब्द उपसर्जन चित्र गो बन गया। व्हाइट बोर्ड कहां गया ये, यहां पे ओ को क्या हो, ह्रस्व हो गया, अब ओ के सूत्र से गो स्त्रियोपसर्जनस्य, इससे ह्रस्व होकर के क्या बन गया, चित्र गु बन गया, पुल्लिंग में बना दो चित्र गु, क्योंकि ये आपका ये है ना अभिषेक, तो उस कार को रुत्व विसर्ग करके चित्र गु, ऐसे ही बनेगा आपका चित्र गु। और रूपवद भार्या, ये प्रयोग जो है, ये आप ये इसमें ये वाला जो प्रयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोगों में से एक है, रूपवती भार्या यस्य। मैं अपना नाम नहीं लूंगा, हाँ, इसमें से किसी और आप लोगों में से भी किसी की शादी नहीं हुई है तो किसी का भी नाम नहीं ले सकता, ऐसा ले सकता हूं अभिषेक का, हाँ, वो ये अभिषेक नहीं, अमिताभ का बेटा अभिषेक, ठीक है, अमिताभ बच्चन का बेटा जो अभिषेक है उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, हाँ, अभिषेक ये वाले खुश ना हो, हाँ, इनकी रूपवती भार्या यस्य, सब भविष्य भविष्य में होगा, परंतु अभी यहां पर आया रूपवती भार्या यस्य, जिसकी पत्नी सुंदर हो। अब देखिए, जिसकी पत्नी सुंदर हो तो वो किसके लिए, भाषित पुंसक है ना, कोई कोई पति ही होगा जिसकी पत्नी सुंदर हो, तो वो पति जो होगा वो पुल्लिंग में है, तो बोला किसके लिए जा रहा है, पुल्लिंग के लिए। जब पुल्लिंग के लिए बोला जा रहा हो तो यहां पर भार्या शब्द से रूपवती स्त्रीवाचक शब्द है, उंग भी नहीं है, पुंसक हो जाएगा, क्योंकि रूपवती 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 ये जो है ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, मतलब इसमें गीप प्रत्यय आया, गीप नहीं, गीप, हाँ, गीप ही आया होगा, गीप आया है, तो इसमें क्या हुआ, रूपवती बना, रूपवती बना है, तो अब इसमें इसका क्या कर दिया, पुंवद भाव कर दिया। अब जब पुंवद भाव हो जाएगा, पुल्लिंग में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रूपवद, हाँ, और इसीलिए पुंवद भाव ई हट गया तो रूपवत बन गया, और भार्या शब्द, भार्या में भी भार्या है, इसमें से आ हटा दो तो क्या बन जाएगा, रूपवत भार्या, ऐसा बन जाएगा, रूप वद भार्या।
भार्य। उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? रूपवद भार्य। रूपवती भार्या नहीं, रूपवती भार्या मतलब फिर क्या हो जाएगी? कोई कोई महिला ने महिला से ही शादी की है, रूपवती भार्या, वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। हाँ, ऐसा नहीं है, पुल्लिंग ही, क्योंकि पुंस्क है ना, तो इसलिए। अब अनुंग देखो, ऊंग क्यों बोला? ऊंग क्यों है? ऊंग प्रत्यय जो बोला जा रहा है ना, तो उसके लिए यहाँ पे एक और उदाहरण दिया है, अनुंग, अर्थात ऊंग नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बनता है वामोरु भार्या। वामोरु भार्या में उकार को ह्रस्व ना हो, इसके लिए यहां पर क्या है? वामोरु भार्या यस्य, यानी कि सुंदर रूप वाली जिसकी भार्या हो, वामोरु, वामोरु रूप बोलते हैं सुंदर रूप वाली, उसके लिए। तो इसमें भी आया, इसमें भी वही है, ऊंग प्रत्यय हुआ है, इसलिए इसमें क्या होगा? आपका पुंबद भाव नहीं होगा। बाकी रूपवती में ऊंग प्रत्यय नहीं है, वामोरु में ऊंग प्रत्यय है, इसलिए इसका क्या रहेगा? वामोरु भार्या, वही रूप बनेगा। ठीक है, वामोरु का ह्रस्व नहीं होगा। आया समझ में? हरिओम। जी। जी। नहीं आया? आ गया। रूपवद भार्या बनेगा, वहां पर उंग प्रत्यय नहीं है, इसलिए रूपवद गीप प्रत्यय हट जाएगा। ये गीप ही है, देखिए गीप हट जाएगा। हाँ, और बाकी उधर इधर उंग प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर वामोरु भार्या बनेगा। ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है, क्योंकि एक दो बार एग्जाम में मतलब चित्रा गावो यस्य चित्र गु प्रयोग पूछा जाता है। इसका लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह दोनों पूछा जाता है, ऐसा। अब इसके बाद में आते हैं वामोरु रूपवद भार्या, इसका भी पूछा जाता है। अपपूर्णी प्रमाण्यो हो, पूरणार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम तदंत प्रामाण्यम बहुव्रीहि अपश्यात्। कल्याणी पंचमी यासाम रात्रि नाम ताहा कल्याणी पंचमा रात्रयः। ये सब अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो कहूंगा इसको छोड़ देना चाहिए, परंतु फिर भी कुछ चीज ऐसा ना हो कि जो हमसे छूट गया हो और पता चले एग्जाम में आ जाए। कल्याणी पंचमा रात्रिया, कल्याणी पंचमी याशाम रात्रि नाम, जिन रात्रियों में पांचवी कल्याण में, मतलब ऐसी रातें जिनमें पांचवी रात जो है कल्याणमय रात। ठीक है, ऐसा 5 दिन तक मतलब क्या है उसमें, पांचवा दिन जो पांचवी रात्रि जो है वो कल्याण में हो। यहाँ उत्तर पद पंचमी, पंचमी पूर्णार्थ प्रत्यंत, पूर्णार्थ पंचमी पांचवी, पूर्ण प्रत्यांत, पूर्ण प्रत्यांत क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, एक तो संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ऐसा प्रयोग करते हैं। और नपुंसक लिंग में प्रथमम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थम, ऐसा प्रयोग करते हैं। इसीलिए देखोगे ना, प्रतिपदा तिथि, द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि, चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि, यानी कि पहली तिथि, द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, चतुर्थी तिथि, ऐसा प्रयोग मिलता है। समझ में आ रहा है बात? हरिओम। अभी अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगी, पहले खुद पढ़ूंगी। पहले खुद पढ़ोगी? नहीं, ऐसा पूर्ण प्रत्यांत का, उसके अंदर पुंबद भाव विधायक पूर्व सूत्र। हाँ, ये बोलता है अपूर्णी प्रियादिशु, इस पद से स्त्री, मतलब इस पद से, यहाँ पे हिंदी में देखिए, ये देखिए, पूर्ण संख्या परे रहते पुंबद भाव के निषेध करने से पुंबद भाव नहीं हुआ। ऊपर में सूत्र में ही पहले ही बोल दिया था, पुंबद भाव वहां नहीं होगा। एक तो उंग प्रत्यय होगा तो वहां नहीं होगा, दूसरा पूर्ण संख्या, पूर्ण प्रत्यांत हो। अगर पूर्ण प्रत्यांत कब होती है? संख्याओं में होती है, तो वहां पर भी पुंबद भाव नहीं होगा। जब पुंबद भाव नहीं होगा तो मिला दोगे, बन जाएगा, और क्या चाहिए?
कुछ काम नहीं करना है, पुंबद भाव करना है तब ना हमारा चेंज होगा। जब पुंबद भाव नहीं करना है तो वही बात है। इससे अप प्रत्यय होने पर यश्येति च से इसका इकार का लोप हो गया, तो कल्याणी पंचमा, पंचमी में यस्येति च, इससे ई का लोप हो गया तो अकारांत प्रातिपदिक बन गया, और फिर इससे अजाद्य टाप से टाप लग गया, कल्याण पंचमा, कल्याणी पंचमा रात्रयः, ऐसा प्रयोग। आपको सिद्धि करके दिखा दूं, देखिए। देखिए, कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी पंचमी रात्रियः, एक मिनट रुकिए, इसका लौकिक विग्रह देख ले, लौकिक विग्रह क्या है। कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिना। महोदय जी, पुराण, पुराण संख्या बता दो। संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण। पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या बता दो। ओके ओके, मेरे को लगा पुराण संख्या बता दो, अभी पुराण कहां से चलना चालू हो गया। बता देता हूं, यही व्हाइट बोर्ड पे लिख करके बता देता। देखिए, कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिना, ये आपका हुआ लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह, इसका अलौकिक विग्रह वगैरह के टेंशन में मत जाओ, इधर सीधा देख लो, कल्याणी पंचमी। अब कल्याणी पंचमी से इसमें हमारा पुंबद भाव नहीं होगा, तो पुंबद भाव जब नहीं होगा तो कल्याणी तो शब्द रहेगा ही, पंचमी जो है, पंचमी में क्या हो जाएगा, ई का लोप हो जाएगा। किससे, यस्येति च। ये क्या बोलता है, भ संज्ञक इसका लोप हो जाए, तो अब इसका लोप हो गया, और इसमें कौन सा प्रत्यय आता है, अप प्रत्यय हो जाए, अप प्रत्यय में प का लोप हो जाएगा, तो यहां पे पंचम, जब ई का लोप हो जाएगा तो मोह हलंत होगा, और इसमें मिल जाएगा, तब क्या बन जाएगा, पंचमा, कल्याणी पंचमा बन गया। अब यहां पे कल्याणी पंचम, अब कल्याणी पंचम बन गया, अदंत हो गया। अब अदंत हो गया तो रात्रेय, रात्रेय शब्द जो है, रात्रि, रात्रि शब्द का रूप कैसे चलता है, रात्रि, रात्रियो, रात्रेय, तो रात्रेय शब्द बनेगा, तो ऐसा बन जाएगा इसका, कल्याणी पंचमा रात्रेय। क्यों पंचमा क्यों बन गया, क्योंकि अदंत हो गया। जब अदंत होता है ना तो उसमें टाप प्रत्यय लग जाता है, तब बन जाता है ना, कल्याणी पंचमा रात्रेय। रात्रेय या रात्रि कर दो, ऐसा। अगर बहुवचन में करोगे तो कल्याणी पंचमा विसर्ग आएगा, एक वचन में करोगे तो कल्याणी पंचमा, ऐसा। अब आया कोमल जी का प्रश्न था, पूर्ण प्रत्यांत बता दो, पूर्ण प्रत्यांत वाली संख्या बता दो। देखो, उसका तीनों लिंगों में बनता है, मैं आपको यहां तक आपको 10 तक बता देता हूं, फिर उसके बाद 10 तक, या चलो ऐसा बता देता हूं, अगर 20 तक लगता है तो। देखिए, प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दसमः, एकादशः, द्वादशः, त्रयोदशः, चतुर्दशः, पंचदशः,
षोडशः सप्तदशः अष्टादशः नवदशः। यहां तक तो ऐसे चलेगा। उसके बाद में क्या आता है? विंशः, एकविंशः, द्वाविंशः, ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, एकविंशः, द्वाविंशः। या इसमें कठिनाई होती है क्योंकि विंशः का फिर त्रिंशः का फिर उसके बाद में इससे ज्यादा अच्छा क्या है, आप इसको ऐसा कर सकते हो, विंशतितमः। विंशति संख्या तो जानते ही हो, विंशतितमः, तम प्रत्यय लगा दो, विंशतितमः, एकविंशतितमः, तम प्रत्यय लगा दो तो एकविंशतितमः, द्वाविंशतितमः, त्रयोविंशतितमः, चतुर्विंशतितमः, संख्या बोल करके उसके आगे में तमः लगा दो। ये है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में इसी का ही करना है क्या? प्रथमा, क्योंकि अदंत है इसीलिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, षोडशी, सप्तदशी, अष्टादशी, नवदशी। अब